जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से हम पहला वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रस्तावना से विभिन्न परीक्षाओं में सवाल बनते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा मेन मेन चीज है प्रस्तावना में जो हमें कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि सभी परीक्षाओं के प्रश्न हमसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना है क्या चीज। वैसे तो ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये मुख्य संविधान में सबसे बाद में जोड़ी गई थी। संविधान के सभी भाग होने के बाद लास्ट में प्रस्तावना जोड़ा गया था। ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में जो उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को ही आगे चल करके प्रस्तावना बोला गया। जब ये स्वतंत्रता के बाद ये हमारे संविधान में जुड़ा तो इसी को प्रस्तावना बोला गया। ठीक है, ये संविधान की ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? आप लोग देखेंगे हर किताब के पीछे अक्सर लिखा मिल जाता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य एवं इसके लोगों को। ठीक है, ऐसे करके ये प्रस्तावना बहुत बड़ी सी है, प्रस्तावना देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मुख्यतः जो सवाल बनते हैं वो सवाल कहाँ से बनते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें आने वाले कुछ मेन शब्दों को। सबसे पहला तो होता है कि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है कहाँ से? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में शक्ति का मुख्य स्रोत कौन है? भारत की जनता। हमारे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी बॉडी हैं, सब अपनी अपनी शक्तियों को कहाँ से प्राप्त करते हैं? संविधान से। लेकिन संविधान की भी शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। ये चीज हमको प्रीम्बल में ही सबसे पहले स्टार्टिंग में देखने को मिल जाती है, हम भारत के लोग। यहाँ से इसकी भाषा शुरू होती है प्रस्तावना की। अब अच्छा, इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ चीजों को लिख भी रखा है। ठीक है, जैसे इसमें न्याय, न्याय कितने प्रकार का आया है? ठीक है, तो इसमें देखिए तीन तरह के न्याय का प्रयोग किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। राजनीतिक न्याय, ये तो कानून बना करके इसके द्वारा सरकार, हमारे संविधान में भी मूल अधिकार में भी इसके लिए प्रावधान निहित है, राजनीतिक न्याय जनता को उपलब्ध कराती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, इससे क्या मतलब है? देखिए, सामाजिक न्याय से मतलब है कि समाज में कोई छुआछूत, भेदभाव, ये सब चीजें ना हो, इनको एबॉलिश किया जाए, तो इसके लिए भी मूल अधिकार में तमाम प्रावधान दिए गए हैं। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि समाज में कुछ ही लोगों के पास सारा धन एकत्रित हो जाए, ठीक है, बाकी बहुसंख्यक आबादी गरीब रह जाए। तो कोशिश सरकार की ये होनी चाहिए कि इस तरह से संसाधनों का वितरण करे और सबको रोजगार के अवसर प्रदान करे, जिससे कि लगभग सबके पास तक अर्थ का भी वितरण हो। ठीक है, अब ये तो अलग बात है, जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा, इसको एकदम एक समान नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि राज्य अपनी ओर से ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तीन तरह का न्याय, तो ये प्रश्न बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए, संविधान में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसको शायद हमने यहाँ लिखा है कि नहीं, ये लिखा है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता? यहाँ लोगों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक मान्यता की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आप जिस भी धर्म में, जिस भी पंथ में, जिसमें भी आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, उसकी स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप जिस भी धर्म के हो, जो उपासना करना चाहो उपासना कर सकते हो। क्या कर दी? तो इस तरह से
स्वतंत्र 5 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, ये स्वतंत्रता आपको कहाँ से मिलती है? ये भी आपको मूल अधिकार वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। धर्म से रिलेटेड 25 से 30 तक आपको वहाँ भी मिल जाएगा। धर्म की स्वतंत्र आदमी आप अपने मनपसंद धर्म को अपना सकते हो। और जो अल्पसंख्यक हैं अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग वहाँ पर देखेंगे। और अब इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें हम लोग देख लेते हैं। एक मुद्दा उठा सबसे पहले 1960 में, इसको बेरूबाड़ी, ठीक है, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960। इसमें सबसे पहले ये उठा, प्रश्न ये उठा कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, बेरूबाड़ी संघ में। तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाद में फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, इस केस को, और कहा कि हम ऐसा है अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हैं, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है ये इसमें संविधान निर्माताओं की महत्वपूर्ण, या उनके कह सकते हो कि उनके जो संविधान निर्माण के प्रति उनकी आंतरिक जो भावना थी उसकी पूरी झलक हमको इसमें मिलती है। और ये संविधान को समझने में भी बहुत मदद करता है हमारी। तो इसलिए ये एक संविधान का ये भाग है। केशवानंद भारती में इसको संविधान का भाग मान लिया गया। तो फिर सवाल उठा कि जब संविधान का भाग है तो फिर तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे संविधान के अन्य भागों में हम आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करते हैं, तो फिर तो इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप इसमें 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं से ये भी प्रश्न उठता है ना कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, ये किस मामले में आया? तो ये मामला इसी केशवानंद भारती मामले में मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था सबसे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप आर्टिकल 368 के तहत इसको संशोधित कर सकते हैं प्रस्तावना को, क्योंकि ये संविधान का भाग है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप इसमें जो भी संशोधन करेंगे उससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, मूलभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए, मूलभूत संरचना वही रहनी चाहिए। ठीक है, तो केशवानंद भारती में निष्कर्ष ये निकल करके आ गया कि हाँ भैया ये संविधान का भाग है, प्रस्तावना भी संविधान का एक पार्ट है। ठीक है, अब इससे संबंधित कभी कभी कुछ परीक्षाओं में पूछ लेता है, जैसे ये इन लोगों के स्टेटमेंट हैं, कुछ स्टेटमेंट इससे संबंधित दिए गए थे। जैसे एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा, तो इन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र बताया था। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। संविधान का परिचय पत्र किसने बताया था? एन ए पालकी वाला ने। ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर के एम मुंशी, इन्होंने कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना क्या है? भविष्य फल। तो इसी से याद रखिएगा, भविष्य फल शब्द आप पकड़ के रखिएगा। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट याद आ जाएगा तो इसको जोड़ लीजिएगा कि भविष्य फल वाला स्टेटमेंट किसका था? के एम मुंशी का था। ठीक है, तो के एम मुंशी ने इसको भविष्य फल बताया था, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बताया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना में हुए संशोधन की। तो देखिए, हमारी संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन कब किया गया है? वो संशोधन किया गया है 1976 में, 42वां संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा 3 नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी लिखा मिलता है, अखंडता। इन 3 नए शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आप उठा के देखेंगे तो तमाम बार ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया। तो कभी कभी तीनों विकल्प साथ में देके एक अलग विकल्प दे देता है। तो ये याद रखिएगा, यही 3 शब्द हैं: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यही 3 शब्द हैं जिनको 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, और अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट भी हुआ है प्रस्तावना में, तब से कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। ठीक है अब भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, अगर हम बात करें तो समाजवाद के भी कई टाइप होते हैं।
तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद? लोकतांत्रिक, यानी कि यहाँ पर जनता ही सर्वोच्च है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोच्च होती है। ठीक है। अब ये जो, अगर हम न्याय की बात तो हमने कर लिया। चलिए समता की बात करते हैं, समता या समानता। अब हम इसमें आए हुए एक एक शब्दों को, जो थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, उनका मतलब क्या है। जैसे जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लोकतांत्रिक शब्द आएगा। ठीक, क्या आएगा? लोकतांत्रिक। ठीक। अब लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सभी शक्ति या सभी पावर किसके हाथ में केंद्रित है? जनता के हाथ में। तो ये देखिए, प्रस्तावना शुरू ही यहीं से होती है, हम भारत के लोग। अब्राहम लिंकन ने भी लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जनता, देश की जनता, राज्य की जनता अपने लिए ही, ठीक है, अपने द्वारा इकट्ठा होकर के अपने कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं पर शासन करती है। क्योंकि देखा गया कि पूर्व के जो कबीलाई सिस्टम थे, वो सब सही नहीं व्यवस्था थी। उसमें परिवारवाद, अधिनायकवाद, इन सब चीजों का, और इसके परिणाम बहुत बुरे आए। तो इसलिए अब शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें पूरी जनता के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण होता है। ठीक है। अब ये लोकतंत्र भी दो तरह का होता है। जहां पर कम पॉपुलेशन होती है, वहां पर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। ठीक, जैसे स्विट्जरलैंड में है, यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को गलती करने पर या नाखुश होने पर जनता उनको वापस भी बुला सकती है। तो वहां पर प्रत्यावर्तन, वापस बुलाना, इस तरह से तीन चार चार मैकेनिज्म होती हैं, जिनके माध्यम से वो प्रतिनिधियों पर कंट्रोल रखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव है नहीं कि एक जगह सारे लोग इकट्ठा होकर के एक व्यक्ति का चुनाव करें, ऐसा कुछ, या हर बार शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी करें। तो इसीलिए भारत जैसे जहाँ बड़े देश हैं, जहाँ जो पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था अप्रत्यक्ष होती है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन करके हम भेजते हैं, और उसी प्रतिनिधि के माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है, शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फिर गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। गणराज्य या गणतंत्र। ठीक। तो गणराज्य या गणतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब तो हो गया कि शक्ति किसके हाथ में केंद्रित होगी? जनता के। लेकिन गणराज्य का मतलब है कि राज्य का मुखिया जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ये मतलब जैसे कि ये नहीं कि अगर जैसे चलता था कि अशोक राजा हो गए तो फिर उनका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उनके बेटे का ज्येष्ठ बेटा राजा बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से वो योग्य हो या अयोग्य हो, हमेशा उसी खानदान से, उसी वंश से राजा होते जाते थे। लेकिन संविधान में इस व्यवस्था को खत्म किया गया है, गणराज्य घोषित किया गया है देश को। तो गणराज्य है तो यहाँ का जो देश का मुखिया होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ होता है, वो चुन करके आएगा जनता के बीच में से, वंशानुगत नहीं होता है वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी वंश का हो सकता है। तो इस तरह से, जबकि ब्रिटेन में अभी भी राजा या रानी जो होते हैं वो वंशानुगत पद होता है, भारत में वंशानुगत नहीं है, इसलिए हमारा देश क्या है? गणराज्य। तो इसको ध्यान रखिएगा, गणतांत्रिक व्यवस्था या गणराज्य व्यवस्था का मतलब यही होता है कि राज्य का मुखिया चुन करके आएगा, चुनाव द्वारा आएगा, वंशानुगत नहीं होगा ये पद। बाकी इसमें जो समानता शब्द आया है, इसका मतलब आप लोग जान ही रहे हैं। समानता का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ऐसा नहीं है, अगर आप समाज में कुछ विशेषाधिकार रखते हैं, किसी को विशेष अधिकार देते हैं और किसी को उसकी तुलना में कम अधिकार देते हैं, तो फिर समानता नहीं रह जाएगी। इससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी।
ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान में समता की बात की गई है। फिर भी हमें देखने को मिलता है, संविधान में कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे सांसदों को, विधायकों को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, फिर विशेष अधिकार दिए गए हैं। सदन में मंत्रियों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। या मूल अधिकार में ही हम लोग देखेंगे, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको भी विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो उस विशेष अधिकार को आप नकारात्मक सेंस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए जरूरी था, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए वो जरूरी था, इसलिए वो किया गया है। तो उसको आप पॉजिटिव वे में देखेंगे, ठीक है, तो वो नकारात्मक की दृष्टि से नहीं। बाकी और जो है, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेषाधिकार संविधान इजाजत नहीं देता है किसी भी नागरिक के लिए। तो समता से यही मतलब होता है कि किसी के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बंधुत्व की बात कर लेते हैं। तो बंधुत्व से मतलब होता है भाईचारे की भावना। देश के लोगों के बीच भाईचारे की भावना हो, आपसी कोई वैमनस्य ना हो, जाति धर्म लिंग किसी भी आधार पर, ठीक है, सभी भारत के नागरिक हैं, देश के किसी भी कोने का हो, तो सबके अंदर ये भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। बंधुत्व का ये मतलब होता है। में ये जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये प्रश्न पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ की क्रांति से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता या समता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से है, ठीक है। और जो 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं अगर चाहें। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह की न्याय जो है, ये लिया गया है रूस की क्रांति से। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो रूसी क्रांति से क्या लिया गया है? 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा था संविधान की प्रस्तावना के बारे में? इन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ठीक है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। के एम मुंशी ने इसको लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा। एन ए पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा। कुछ लोगों ने इसको संविधान की आत्मा भी कही है। कहीं कहीं जब देखिए, जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संविधान की प्रस्तावना दोनों विकल्प में एक साथ दिखें और प्रश्न में पूछा जाए कि अंबेडकर के अनुसार कौन संविधान की आत्मा है, यहाँ बहुत फंसाता है अक्सर। तो अंबेडकर जी ने स्वयं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा बताई थी, ठीक है। तो अगर अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए और विकल्प में अनुच्छेद 32 रहे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहे, तो आप अनुच्छेद 32 को ही सही मानेंगे। लेकिन अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है और अंबेडकर के अनुसार न पूछा जाए, किसी का नाम नहीं लिया जाए, सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा है, तो वहां पर आप उद्देशिका या प्रस्तावना को मानेंगे सही, ठीक है। तो ये अंतर ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना भी है संविधान की आत्मा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी संविधान, ये भी आत्मा है संविधान की। अंतर बस दोनों में ये है कि वो अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग है, तो अगर अंबेडकर जी का नाम लेके पूछा जाता है तो आप आर्टिकल 32 को सही मानेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेन संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं, इन सबको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और भी चीजें हैं तो उसको हम लोग अब अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना के बाद अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो नागरिकता या मूल अधिकार हो सकता है, उस पर हम लोग वीडियो देखते हैं।